तो दोस्तों ट्रेवल फूड्स का आईपीओ 14 जुलाई यानी मंडे को ये आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है। एंड ये आईपीओ लिस्टिंग के दिन अपने आप में एक काफ़ी अनोखा आईपीओ होने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ में क्यूआईबी का जो कोटा है वो काफ़ी कम सब्सक्राइब किया गया था। बट बात अगर करें दोस्तों रिटेल के बारे में, तो जो लोग भी रिटेल कोटा में अप्लाई किए थे उन सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल चुका होगा। यानी जिसको भी अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उन्हें इस आईपीओ में कम से कम लॉस हो सके। क्योंकि दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग इसके अलॉटमेंट को लेकर घबराए हुए हैं कि क्या उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस मिलेगा या फिर ये आईपीओ निगेटिव में ही लिस्ट होगी। तो दोस्तों अगर सेम कन्फ्यूजन आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ को हमें होल्ड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे उनके लिए हम बात करेंगे कि क्या उनको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। क्या ये भी जो आईपीओ है वो क्रिजैक आईपीओ जैसा अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा सकता है या फिर नहीं लगा सकता है। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देखने से पहले बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं चल रहा है, हालांकि कभी कभी 1-2% का डिमांड आ रहा है, बट देखा जाए तो इसका ग्रे मार्केट में अभी डिमांड फ्लैट बना हुआ है। यानी ये आईपीओ जहां पे ओपन हुआ था लिस्टिंग डे के दिन ये आईपीओ उसी प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। यानी अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो एज पर जीएमपी आपको इस आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों ये जो जीएमपी है उस पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट की सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर मार्केट उस दिन अच्छा रहता है तो मे भी इसमें आपको 5 से 10% के आसपास तक गेन देखने को मिल सकता है। बट वहीं दोस्तों अगर मार्केट खराब रहा तो इसमें आपको 5 से 10% का लॉस भी देखने को मिल सकता है। जैसा मार्केट रहेगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग प्लस में हो या फिर माइनस में हो, हमें उसके लिए रेडी रहने चाहिए एंड हर सिचुएशंस के लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म के बारे में कि क्या ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। एंड अगर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में एंड कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में। तो अगर सबसे पहले स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है दोस्तों वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यानी कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। यानी FY25 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगभग 1762 करोड़ के आसपास था, जिसका ट्रेवल QSR से लगभग 52% के आसपास रेवेन्यू आया हुआ था। जबकि वहीं अगर लॉन्च सर्विस के बारे में बात करें तो उससे इस कंपनी को लगभग 48% का रेवेन्यू आता है। यानी इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो किसी एक सर्विस पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो QSR सेगमेंट से भी आता है एंड लॉन्च सर्विस से भी आता है। वहीं FY25 में ये कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से लगभग 872 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से पार्टनर ब्रांड से यानी ये कंपनी जो भी फ्रेंचाइजी ली थी उससे 54% का रेवेन्यू आया था। जबकि कंपनी जो अपना ब्रांड है उससे ये कंपनी लगभग 46% के आसपास रेवेन्यू जनरेट की थी। यानी यहाँ भी देखा जाए तो ये कंपनी ऐसी नहीं है कि दूसरे के फ्रेंचाइजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कंपनी का बहुत सारा अपना भी ब्रांड है जिसके थ्रू ये कंपनी लगभग 46% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं अगर कंपनी का ROE प्लस ROC देखते हैं तो वो भी दोनों आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। ROE लगभग 35% के आसपास जबकि ROC 50% के भी ऊपर है। एंड यही नहीं दोस्तों, ये कंपनी एकदम से डेट फ्री है, जिसके कारण ये कंपनी फंडामेंटल वाइज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर बात करें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में बहुत सारा आपको फेमस ब्रांड देखने को मिल जाएगा। यानी अभी तक इस कंपनी के पास मोर देन 130 ब्रांड पड़ा हुआ है इसके पोर्टफोलियो में, जिसके फ्रेंचाइजी के थ्रू ये कंपनी एयरपोर्ट पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें दोस्तों तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें देखा जाए तो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सेदारी है। यानी इस सेक्टर में ये कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में 26% का हिस्सेदारी रखती है। जबकि अगर लॉन्च सर्विस के बारे में बात करें तो दोस्तों लॉन्च सर्विस में इस कंपनी का लगभग 46% का मार्केट शेयर बना हुआ है।
यानी देखा जाए तो ये कंपनी अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है। वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कलकत्ता एयरपोर्ट्स के साथ इस कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट लगभग 6 से 16 साल तक का बना हुआ है। यानी इन सारे एयरपोर्ट्स के साथ इस कंपनी का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। वहीं बात करें तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में इस कंपनी के प्रमोटर को काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है, जिसके वजह से इस कंपनी को कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, जैसे एशिया का लीडिंग एयरपोर्ट लाउंज। यानी ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेंथ के मामले में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट वहीं दोस्तों अगर रिस्क के बारे में बात करें तो इस कंपनी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कुछ ही एयरपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी देखा जाए तो टॉप 5 एयरपोर्ट से इस कंपनी को लगभग 80% से ज़्यादा का रेवेन्यू शेयर आता है, जो इस कंपनी के लिए एक निगेटिव बात है। यानी देखा जाए तो अभी तक इंडिया में लगभग 130 से ज़्यादा एयरपोर्ट है, जबकि केवल 5 एयरपोर्ट से ही इस कंपनी को 80% से ज़्यादा का रेवेन्यू आता है। वहीं देखा है दोस्तों तो इस कंपनी का 48% का जो रेवेन्यू है वो लाउंज सर्विस से आता है। एंड दोस्तों लाउंज रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेस प्रोग्राम से आता है। एंड अगर ये प्रोग्राम बंद हुआ या फिर चेंज भी होता है तो उसका असर सीधा इस कंपनी के फंडामेंटल पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें तो ये कंपनी दोस्तों जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में आपको समय समय पे काफ़ी हाई रेगुलेशन देखने को मिलते रहता है। यानी समय समय पे गवर्नमेंट अलग अलग रेगुलेशन जारी करती रहती है, जिनको फॉलो करना इस कंपनी के लिए काफ़ी मैंडेटरी हो जाता है। वहीं दोस्तों बात करें तो ये कंपनी जो भी इस आईपीओ से फंड रेज करने वाली है वो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी इस आईपीओ से ये कंपनी लगभग 2000 करोड़ के आसपास फंड रेज करने वाली है, जो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है वो प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी इस आईपीओ से प्रमोटर एग्जिट ले रहे हैं, जो देखा जाए तो एक निगेटिव के तौर पे देख सकते हैं। बट देखा है दोस्तों तो इस आईपीओ के बाद भी इस कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 86% का हिस्सेदारी रह जाएगा। यानी इस आईपीओ के थ्रू इसके प्रमोटर लगभग 14% शेयर ही सेल कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो आईपीओ के बाद भी प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छा खासा शेयर रहने वाला है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल रिस्क के बारे में बात करें तो ये छोटा मोटा रिस्क तो दोस्तों हर कंपनी के साथ बना रहता है। बट ओवरऑल दोस्तों हम अगर इसके सेक्टर आउटलुक को देखते हैं तो देखा जाए तो इंडिया में जो एयरपोर्ट का संख्या है वो आगे आपको काफ़ी तेजी से ग्रो होते हुए नजर आएगा। हालांकि FY25 में अभी इंडिया के पास लगभग 135 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, जबकि उम्मीद है कि 2030 से पहले तक इंडिया के पास अपना 200 के आसपास तक ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इंडिया के एयर पैसेंजर ट्रैफिक देखते हैं तो एयर पैसेंजर ट्रैफिक में भी आपको आगे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। हालांकि FY25 में इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर लगभग 34 करोड़ के आसपास थे। वहीं अगर इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल पैसेंजर लगभग 8 करोड़ के आसपास था। जबकि अगर वहीं डाटा FY34 में आप देखते हैं तो FY34 में ये जो डाटा है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंडिया का जो एयरपोर्ट रिटेल मार्केट है उसमें भी आपको काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि FY24 में इंडिया का एयरपोर्ट रिटेल मार्केट लगभग 155 बिलियन के आसपास था, जबकि वहीं एस्टिमेट है कि FY34 में ये जो मार्केट है लगभग 625 बिलियन के आसपास तक जा सकता है, जिसके ग्रोथ की वजह से इंडिया के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एंड लॉन्च सर्विस में भी आपको काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों ओवरऑल देखें तो इसके सेक्टर आउटलुक को देखते हुए आपको तो पता लग गया होगा कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेटर रहने वाली है। सो इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर दोस्तों बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, एंड अगर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा कि ये जो आईपीओ है हर तरह से काफ़ी अच्छी है। वो या तो आप इसके सेक्टर आउटलुक को देख ले या फिर इसके फंडामेंटल या फिर बिजनेस को देख ले, हर तरह से ये जो आईपीओ है आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकती है। बट वहीं बात करें कि क्या ये जो आईपीओ है वो शॉर्ट टर्म में अच्छा चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है, क्या ये भी जो आईपीओ है वो क्रिजेक आईपीओ की तरह लिस्टिंग के बाद भाग सकता है या फिर नहीं भाग सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आप एक सिंपल सी बात नोट करके रख लें कि अगर लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में डिमांड आपको अच्छा देखने को मिलता है तो ये भी आईपीओ लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है। हालांकि अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, इसलिए इसका जो लिस्टिंग हो सकता है ना वो फ्लैट हो सकता है या फिर 5% ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अगर इसका लिस्टिंग फ्लैट होता है तो जो QIB पहले इसमें एंट्री नहीं बना पाए थे उन्हें फिर से इस आईपीओ में जाने का एक मौका मिलेगा, जिसके बाद ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर चल सकता है। सो पूरा डिपेंड करेगा दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन मार्केट का कैसा कंडीशन रहता है उस पर। अगर मंडे को मार्केट का कंडीशन अच्छा रहता है तो इसका लिस्टिंग हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगा। बट अगर मार्केट में थोड़ा सा भी हमें पैनिक दिखाई देता है तो इसका लिस्टिंग भी दोस्तों हमें वैसे ही दिखाई देगा। इसीलिए दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए आप जो भी डिसीजन ले मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए डिसीजन ले। वहीं अब बात करें उनके लिए कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस या फिर लिस्टिंग लॉस बुक करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को उन्हें होल्ड करनी चाहिए।
तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस आईपीओ में केवल बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किए थे कि आपको इस आईपीओ से केवल छोटा मोटा लॉस चाहिए या फिर गेन चाहिए, तो आपको जो भी इस आईपीओ से मिल रहा है आप वो लेके निकल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग मार्केट में ऐसे होते हैं कि जो केवल हर आईपीओ में लिस्टिंग गेंस या फिर लिस्टिंग लॉस के लिए बुक करते हैं, यानी लिस्टिंग डे के दिन उन्हें जो भी मिले वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको जो भी मिले वो लेके निकल सकते हैं। बट अगर दोस्तों आपको इस कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड बिजनेस पे पूरा विश्वास है तो आप चाहे तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा रहने वाली है। हालांकि मे भी आपको इस आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर शॉर्ट टर्म में ये आईपीओ अच्छा चलता है तो मे भी ये 1300 के आसपास तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी को इसके पीर के साथ भी कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे पा सकते हैं कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन भी रखा गया है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। इसीलिए अगर ये आईपीओ फ्लैट लिस्ट होता है एंड लिस्टिंग के बाद अच्छा डिमांड आता है तो मे भी नियर टर्म में ये जो आईपीओ है वो 1300 के आसपास तक जा सकता है। इसीलिए लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको इस आईपीओ को प्राइस को देखना है, इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में ही अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ सीधा ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके स्मार्ट वर्क्स आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।